साला तारीख में एक बंद गली में आ हमारी अदलिया, हमारी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी सियासत बंद गली रास्ता सुझाई नहीं देता कि क्या होगा और क्या हो सकता। अदलिया के पास कोई रास्ता नहीं सिवाय कि अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवाए, और अगर नहीं हो सकता तो सजा दे, करना अदलिया के बंद। सियासत के पास रास्ता नहीं होता कि वो अपनी हार को कैसे तस्लीम करें और एक बेहतर और फेयर इलेक्शन करें, और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने सुन्नत की जाने लगे। खातिन हज़रात, आप समझते होंगे वो रेलेवेंट शख्सियत कौन है। इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रही थी, और अब तो खैर किसी को ये दलील देने की जरूरत नहीं कि आप पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर आदमी हैं, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में मैं तो आपके बारे में इस तरह बोला था जिससे मेरे खिलाफ बाकायदा असेंबली के अंदर करार देती है। आपने कैसे बोल दिया सबसे पॉपुलर आदमी। बहरहाल मेरा अपना कान है, मैं फिर से करता हूँ। बुनियादी तौर पर ये बताइएगा, ये जो क्राइसिस है मतलब 14 मई को इलेक्शन नहीं है, एक जुर्म कमिट होगा। इसका मतलब ये है कि आपके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, 14 मई के इलेक्शन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट सजा दे सकती है। देखिए और साहब, मैं पहले तो इसके पीछे है क्या, ये इलेक्शन जब वाज़े तौर पे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर जब असेंबलियाँ आप रिजॉल्व करें इलेक्शन होने, यानी इसमें कोई ना इफ्स एंड बट्स है, ना कोई गुंजाइश है, ना आपको कोई कानून का माहिर होना पड़ता है। ये सिंपली ब्लैक एंड वाइट में चीज़ लिखी हुई है कि जैसे ही आपकी असेंबलीज गई उसके बाद 90 दिन के बीच में इलेक्शन। अब हमने अपनी असेंबली रिजॉल्व कर, हमने इस चीज़ को सामने रखी क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल था गवर्नमेंट चलाना। एक तो इन्होंने वो कॉन्फिडेंस की मोशन ले आए, नो कॉन्फिडेंस। अब उसके अंदर बड़ा सिंपल था कि एक ही अक्सरियत थी हमारे पास। तो मुझे तो एक जज साहब ने अजीब बात की, उन्होंने कहा कि देखिए ये तो आपका जायज़ बनता था लाइक असेंबली डिसॉल्व करना या नहीं, यानी इससे ज़्यादा मैं शॉक हूँ कि कोई एक लीगल माइंड ये सवाल पूछ सकता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि अगर आप फील करते हैं कि आप अपना मैंडेट ही पूरा नहीं करना, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं कि एक ने इधर जाना या आपकी गवर्नमेंट गिर जाए तो आप वापस आते हैं। तो सारी दुनिया की पार्लियामेंट कौन ने किया, बहुत मशहूर बात है। इंग्लैंड में अभी नहीं तो 2 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन करवा दिए 5 साल में। तो मैंने वो चीज़ सामने रखी, आइन सामने रखी, फिर भी हमने वकला की उनकी माहिरीन की पहले व्यूज़ भी दिए, फिर मैंने अपने सारे MPs को तैयार किया। मैंने कहा ऐसे गवर्नमेंट नहीं चल सकती कि जब चाहे हाथ दूसरे देना या नो कॉन्फिडेंस का डर लगा हुआ या कुछ होगा, अपने लोग संभाल रहे हैं, पैसे चल रहे हैं। लिहाजा जब हमारी 90 डेज में इलेक्शन होना था, अब सबसे बुरा इस जुर्म हुआ है कि इन्होंने प्लान कर, इन दोनों गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने प्लान कर, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मुझे तो अभी तक उन पर हैरत होती है। मैं हैरान होता हूँ कि इन दोनों के तो सरबराह के स्टेक्स ही पाकिस्तान के लिए। आपको पता जब कुछ होता बाहर भाग जाते हैं, अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टीज, बेनामी इनकी अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, बिजनेसेस हैं, बच्चे बाहर हैं, छुट्टियाँ बाहर हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसको फिक्र करनी चाहिए पाकिस्तान। मुझे तो वहाँ हैरत हो रही है वो इनके साथ कैसे खड़े हो। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की फिक्सिंग है पूरी तरह कोशिश कर, ये तो खैर उनकी पुरानी 97 की आदत है। अब देखिए, अब मुझे ये मैं सवाल मैं अपने सारे सुप्रीम कोर्ट 15 के 15 जज से मुझे बताएं कि मेरा किधर गया, मेरी पार्टी का हमारा फंडामेंटल राइट कि हमने अपनी गवर्नमेंट अपनी डिसॉल्व करते हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए, हमें इलेक्शन नहीं मिल रहा, और यही नहीं मिल रहा। हमें बताया ये आगे से जा रहा है कि अक्टूबर तक जाएगा इलेक्शन। अब
किस बेसिस के ऊपर एक केयरटेकर गवर्नमेंट बैटरी ऑफ होगा? इनका तो कोई कानूनी हैसियत इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो पीछे इसके क्या, पीछे से देख किसी तरह इमरान खान को पावर में नहीं आने देते। एस्टैब्लिशमेंट भी इस पे खड़ी है, ये दोनों पार्टी भी इस पे खड़ी है। सारे पाकिस्तान के आइन की दरिया उड़ाई जा रही है। इस मुल्क के रूल ऑफ लॉ, कानून, सारा जो हमारा बच्चों का मुस्तकबिल है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ गया, आइन गया, खत्म हो गया मुल्क, बनाना पब्लिक का ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा ना। आप सोचें कि सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए ये मुल्क की कितनी भारी कीमत अदा करवा रहे हैं पाकिस्तान से। आइन भी गया, कॉन्स्टिट्यूशन गई, इदारे तबाह, इदारे ज़्यादा तबाह, इदारों को तबाह किया जा रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है गलत, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, पत्थरबंद गाड़ियाँ, मेरे घर दरवाजे तोड़ के घूस के परवेज लाई के, यानी ये वो काम हो रहे हैं जो कभी हो ही नहीं, सिर्फ इमरान खान को पाया। ये बात तो ठीक है, समझ में आती है कि कुछ हमारे सियासतदान और बाकी भी, मैं बराह नाम नहीं लेना चाहता तो ज़ाहिर बात है लोग समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ को वो हुकूमत है तो वो ये चाहती है। अदालत तकसीम होती है, कभी भी अदालत ये नहीं होता कि एक जज है वो सारे जजों को साथ मिलकर एक ही तरह का फैसला करे। ये जो डिमांड है फुल बेंच की, ये कभी दुनिया में हुई? ये सारी चीज़ें कभी नहीं हुई। ये सब ही हो रहा है, ये जो हो रहा है ये कब हुआ है दुनिया में? और ये सारे के सामने एक टीम आई हुई है सुप्रीम कोर्ट, सबको पता है कौन जज इधर है कौन उधर है। मैं ऐसे पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ, पार्टी का है, ये मेरे लिए कितनी तशवीशनाक चीज़ है। ये मेरी जुडिशरी को स्प्रेड किया हुआ है और करवाया गया और नमक फेंका जा रहा है इसके ऊपर ताकि वो कहीं वो यूनिफाई ना हो। और उसकी वजह से मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ी पार्टी का हेड, हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा, हमें इलेक्शन नहीं मिल रहा। अरे एक एटीट्यूड है, आप पार्लियामेंट में तकरीरें करो, गुस्से में आओ, सब कुछ करो और अदालत के सामने माय लॉर्ड हम ये करने को दिया। जब उन्होंने कह दिया, बेंच ने कह दिया कि अब हम आपकी दरख्वास्त में कोई गवर्नमेंट की दरख्वास्त, उसके बाद आप आए मुज़ाकरात। मुझे 77 के मुज़ाकरात याद आए, उस तो कौशल ने आई और उसके साथ अजीत मुफ्ती महमूद और उसके साथ एक और के अपना मुज़ाकरात उसको डिले कर रहा था, शायद तकरीरें करता था, उस पहला नजर से उसका नाम था अफसर। उसने लेटर लिखा था याद तो मुझको पे हमें इस बार नहीं और तुम टेक ओवर कर। 5 जुलाई की शाम को कौशल न्याजी भी कहते हैं, रजा भी कहते हैं कि हम एग्रीमेंट पे पहुँच गए थे, तो 6 जुलाई आ गया। क्या आप समझते हैं कि इनमें राजनीति मौजूद है, क्योंकि कोई शायद इस तरह का काले आजमा आ जाए? लेकिन ये मिलिट्री टेक ओवर यानी मार्शल लॉ, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको पाकिस्तान को तबाह करना चाहिए, यानी ये अगर आप करेंगे मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की सालमियत, यानी आपको कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं, आप मार्शल लगा दें, मुल्क का सी बड़ा कर दें। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खौफ ये है कि हमारी फ़ौज दबाव, क्योंकि फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन है जिसकी बड़ी ज़रूरत है इस मुल्क में। ज़रूरत इसलिए है कि या तो हमारे पास बड़े अमन होता ना, हमारा एक साथ एक ऐसा हमसाया ना होता जिसके बड़े खौफनाक अज़ाएँ, जिसकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, जिनकी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जो RSS की आइडियोलॉजी है, वो तो है ही पाकिस्तान के खिलाफ। वो तो कोई एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। उन्होंने जो कश्मीर से किया है, जो कश्मीरों की स्टेटहुड ले ली है, उन्होंने तो कोई इंडिकेशन ही नहीं दी। मैंने पूरी कोशिश की, मैं वैसे आपको बताऊं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। मैंने थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ किया ये तो मेरा आइडियोलॉजी के सामने ना खड़ा हो, इनकी तो आइडियोलॉजी हमारे अगेंस्ट है। तो उससे होते अगर वो आइडियोलॉजी साथ वाले हमसाए और हमारी फौज कमजोर हो जाए या जो होगी, अगर आपने मार्शल लगाया तो लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी। आगे फासले बड़े बढ़ चुके हैं लोगों के और में, जो कि जनरल बाजवा ने इस मुल्क के साथ किया है, तो उन लोगों को ऊपर ला के बैठा दिया। तो यही फौज की एजेंसीज कह रही थी कि सबसे बड़े चोर हैं, यही सारी ISI
है ये सारी जनरल मुशर्रफ के दौर से इनको बताया जा रहा था, हमें बताया जा रहा था कि इन्होंने कितनी चोरी की। उसके बाद फिर ये मेरे 3.5 साल में इनके सारे करप्शन के तायसा के पास सब कुछ था, उनको ऊपर ला के बिठा दे रहे। तो ये क्या है कि कैटेगरी इमरान खान की वजह से वो पब्लिक के अंदर रिजेंटमेंट है या सोशल मीडिया में, भाई लोग बेवकूफ़ हैं। आप ही ने उनको तैयार किया कि दोहरा ऊपर भी उनको वापस मुसलत कर दिया। तो एक बड़ा डैमेज हुआ है इमेज को, एक उसको ठीक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये हाँ पहले पॉसिबल नजर नहीं आता। एक आजकल क्योंकि बड़ा नाम आपके बारे में इस्तेमाल किया जाता है इमरान प्रोजेक्ट, मैं एक और प्रोजेक्ट की तरफ तवज्जो देना चाहता हूँ ताकि क्या वो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है नवाज शरीफ प्रोजेक्ट 1983। हमीद गुल साहब डंके की चोट से बता सकते थे हमारे दोस्त थे कि मैंने IGI बनाई थी परेश साहब, ठीक। वो प्रोजेक्ट ये है कि एक अननोन पर्सन, आप तो नोन थे जब आप सियासत में आए, क्रिकेट था, बाकी चीज़ें डॉक्टर था, वो क्या प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है। नवाज शरीफ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी से एक आदमी को उठाना और उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना, फिर उसको चीफ मिनिस्टर बनाना, फिर उसको जुनेजो से लड़ाना, फिर उसके बाद आगे चलाना और फिर उसके बाद नाराजगी खुद। ये प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं है। देखिए साहब, देखिए अल्लाह ना हर इंसान को, हर कौम को, हर इदारे को हमेशा मौका देता है। कुरान की आयत है और आप ऐसे बेहतर जानते हैं, अल्लाह कहता है कि मेरी ज़मीन के नीचे कितनी कौमें मेरी तबाही जो मेरे हुकूम। देखिए अल्लाह आपको इस्लाह का टाइम देता है। एक इंसान को होता है कि अल्लाह रहमान और माफ़ करने वाला, लेकिन वो आप जब आपकी गलतियाँ दोहराते रहें और सीखें ना और एक इंसाफ का निज़ाम ना कायम करें तो फिर आगे तबाही है। अब मुझे ये बताइए जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं नवाज शरीफ प्रोजेक्ट, सबसे ज़्यादा नुकसान इस मुल्क को नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक को पहले चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनाया। मेरी सारी एक चीज़ याद है, मेरी उम्र लग जाए, एक चीज़ याद है जिस तरह रिश्वत शुरू हुई, लिफाफे चलने शुरू हुए, जॉर्ज टाउन के प्लॉट्स रिश्वत पे दिए गए, अरबों रुपए के प्लॉट्स इस मुल्क में, यानी सारों को तबाह किया। रिश्वत पे जजेस के ऊपर पैसा चला। चीफ वो जो आर्मी चीफ था उसके साथ BMW जाके उसको आसिफ नवाज के घर जाके मरी में, यानी ये सब हमारे साथ। क्योंकि एक आदमी जिसकी जो नॉन लीडर था, एक बिजनेसमैन जो कि वो भी जो उनका तरीका था शरीफ खानदान का बिजनेस का, मैं नौकरी में था, हाँ, तो वो उसको ऊपर बैठा के सारे मुल्क को उसको लीडर बनाने में सारे मुल्क का निज़ाम तबाह किया, इदारे तबाह किए, पुलिस तबाह की। आप IG अब्बास खान की रिपोर्ट पढ़ लें 93 में, उसने कहा कि मुजरिम को इसने नवाज ने और शहबाज ने पुलिस में भर्ती किया, पैसे लेके पुलिस वाले ने, पुलिस का जो हाल, तो वो उन्हीं से हमारी तबाही शुरू हुई। अब अगर यही प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो फिर से किसी को इस तरह के आदमी को जो कि इनके सामने हाथ खड़े करके हो जाए और उससे कोई मुल्क ठीक हो जाएगा। मुल्क तो अब उधर चला गया कि वो ठीक हो ही नहीं सकता जब तक कि आप सर्जरी ना करें, बड़े फैसले ना करें, आवाम के मैंडेट से कोई आए जो कि मुल्क में इस्लाहत करे, रूल ऑफ लॉ करे, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। देखिए और ऐसा मुल्क में जब तक हम इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं ना, या जमहूरियत आएंगे, जमहूरियत के अंदर अगर सारा वाक़ा इस तरह का इलेक्शन कमीशन बेशरम जो इसकी हरकतें, ये जो केयर टेकर सेटअप कभी कोई का आइडिया केयर टेकर करें, आपको शक्लें दें, आपको कि मेरे जूनियर होता है GR1 में इसको घर लौट, एक आदमी को घर लौट हुआ, इसकी जगह वो रिटायर हो गया था, इसके शख्स हिंदुस्तान ट्रांसफर करवाई और अभी तक घर बैठा हुआ है सरकार का, और रिटायर हुआ ऐसा हो गया। मैं ये कितनी बड़ी मैं आपको सिर्फ एक आदमी या आदमी जानदार है या ईमानदार है नहीं, बिल्कुल जिस आदमी छोड़े कि जिस तरह इसने नींदी की मदद की, इसकी दानगी करवाई, यानी हमारे सारे एक्शन हमारे ज़माने में आया, आपको नहीं अंदाजा था। नहीं, हमें ये भाजपा ने गारंटी ली थी कि फिक्र ना करो, या क्योंकि फंस गया आप इसको 3 से पूछते थे सुनो क्या मतलब काम बड़े लोगों ने कहा कि आपने गलती की है, मुझे क्या पता, हम सारे एक पेज, हम भी एक पेज पे हैं, हमें क्या पता था कि इसमें ला के
तब तक बाजवा फैसला कर चुका था हमें गिराने का, दूसरे उधर से शुरू हो गया था। ये पहला स्टेप था, इसको ला के हमारे अगेंस्ट। मुझे बताइए ईवीएम मशीन, हाँ कैसे आप ये इसका काम ही नहीं था, मुझे ना समझ आया कि उसके ऊपर वो ईवीएम मशीन में आगे ना बढ़ लगे। 90% आपकी धांधली खत्म हो जाती है ईवीएम मशीन से। ये पढ़े ना, वो पता चला पीछे से वो बैठा हुआ था बाजवा, वो कंट्रोल करा थे बाहर आ। यानी जो भी, मैं सिर्फ आपको नहीं करता, जिस तरह इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया गया, आपके इस इलेक्शन कमीशन को, केयर टेकर ये इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अदालतों को तकसीम करना, FIA को तबाह किया। वो राय ताहिर था, उससे गलत काम करवाने की कोशिश की, जब उसने नहीं कहा तो उसको चेंज कर किसी और को अपना रोटी को ले आया। इस्लामाबाद का IG जो सजा मिलने वाली थी सेफ सिटी लाहौर प्रोजेक्ट में, मुझे मालूम है करप्शन में पकड़ा गया था, उसको जाके IG इस्लामाबाद। ये जो अपना आदमी देखे हैं नैब का है, वो नैब के हेड अपने आदमी ने भी कहा कि मैं ये गलत काम नहीं करता, उसने रिजाइन किया। तो सारे इदारों को उन्होंने तबाह किया। और इसके पीछे मुझे नहीं समझ आ रही है कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ कैसे करें, क्या उनको कुछ फिक्र नहीं है पाकिस्तान? एस्टैब्लिशमेंट स्टेटस तो चीज़ होती है। ये 1871 में जब बनी थी ना, सारे बिल्डअप हुआ, तो स्टेटस तो वाली थी। एक सीनियर पार्टनर ब्यूरोक्रेसी थी, जूनियर पार्टनर ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, आप समझते हैं कि अगर आप अल्लाह ताला आपको दोबारा इख्तियार दें, तो ये नैब का जो इसके ऊपर आप बेशक इतना ईमानदार आदमी की बात बिठा दें, जो ट्यून हुआ हुआ फर्क करो। मेरा अपना बैचमेट पीजी लगा था और वो रिज़ाइन कर गया था, आप चलते हुए बात करके मेरे बंदे जाकर रिक्रूटमेंट देखेंगे स्टोर से, आप क्या समझेंगे कि इसको सबसे ज़्यादा रिफॉर्म होना चाहिए? लेकिन आगे सर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जो ऊपर आप करप्शन अलाउ कर देते, बड़े लोग, ताकतवर लोग, आप नीचे करप्शन रोक नहीं सकते। मैं आप पाकिस्तान में देखे तो जब से ये पहले आया नवाज शरीफ की सरकार, इन्होंने किया, इन्होंने पैसा बनाना शुरू कर दिया। जब पैसा बनाना शुरू कर दिया, इनको पार्टनर्स चाहिए थे, मेरिट के ऊपर लोगों को नहीं सिलेक्ट करते थे, उनको वो लोग चाहिए थे जो कि इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। जो मेरिट पे नहीं होता वो डिपेंडेंट होता था। या गलत आदमी को, अभी मुजरिम को जो इस्लामाबाद का IG लेके आए हैं, अब इसको पता था इसको सजा हो जानी है, तो हर छिपा छिप का गलत काम करेगा। तो इनको इस तरह के लोग माशरा ऐसे, वो कहते हैं ना हाउ नेशन फेल, वो नेशन इस तरह फेल होती है। ऊपर आके आप चोरों को बैठा दे, वो सारा नीचे तक स्ट्रक्चर खत्म कर देता है, इदारे खत्म कर देता है, मेरिटोक्रेसी खत्म कर देता है। और फिर पैसा बाहर ले जाने के लिए जो चेक्स एंड बैलेंस है मनी लॉन्ड्रिंग, वो ही खत्म कर देता है, क्योंकि खुद पैसा बाहर लेके जाना होता है। तो आज पाकिस्तान की बास्केट केस बना हुआ है, उन लोगों ने जिन्होंने साल मिल के पाकिस्तान को वापस आया है, हमारे बाजवा ने उठा के उनको बैठा दिया। और अब बजाय आप इलेक्शन करवा देंगे ताकि अब हम फैसला कर रहे हैं, क्योंकि वो डर लगा हुआ इमरान खान ना आ जाए, इन्हीं चोरों को प्रमोशन किया हो, इलेक्शन करवा नहीं रहे। 3 बड़े जनरल और एक पोर्ट्रेट पाकिस्तान का बहुत बड़े आज की इंटरनेशनल कप किसी वजह से ना हो, क्या इसका नुकसान पूरे मुल्क को नहीं? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि नुकसान कैसे हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया देख रही है इन्वेस्टर, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आती मुल्क में दौलत का तो इजाफा नहीं होने लगा ना। हम तो दौलत उसको बढ़ती जा रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। दौलत अगर कर्जे वापस कर रहे हैं तो आपकी दौलत में इजाफा होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। अब मुझे बताएं, इन्वेस्टर्स छोड़े, फॉरेन इन्वेस्टर्स दूर की बात, लोकल में मुझे पाकिस्तानी इन्वेस्टर बताएं, वो जब ये देखेगा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गवर्नमेंट नहीं मान रही, तो उसको क्या कॉन्फिडेंस रहेगा पाकिस्तान जुडिशरी? फाइनल आर्बिट्रेशन है। अच्छा, फिर वो जब ये देखेगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करवा दें तो हमारे पास 20 अरब रुपया नहीं है। अगर आपके पास शायद खान पाकिस्तान बता दिया कि 20 अरब कहाँ है। हाँ, वो गंदम ये जो आटा, वैसे मेरी कंटेंशन ये
काम नहीं किया। ये जो काम करते हैं उसके तो ना आप कह रहे हैं सिक्योरिटी का बहुत बुरा हाल है। अब दुनिया को आप क्या कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाते सिक्योरिटी न्यूज। मैं इन्वेस्टर्स की अब बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान का इमेज क्या प्रोटेक्ट, पाकिस्तानी इन्वेस्टर उस बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहा है जिस बांग्लादेश का हमको इन्वेस्ट किया। बांग्लादेश जी आप सिर्फ उधर चले जाएं, दुबई में चले जाएं, आप सिर्फ पाकिस्तानी दुकानदारों को कारोबार कर रहे हैं उनसे सिर्फ पूछो किसी कि पाकिस्तान में प्यार करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने कह रहे पैसा क्यों नहीं लगा रहे, क्यों नहीं कारोबार कर रहे, क्यों नहीं दुकानें। जो एक ही चीज़ आपको कहेंगे कभी कोई रिश्वत देते आते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी एकदम टैक्स बदल जाता है। टैक्स आप सही टैक्स देने की कोशिश करें वो आपको ज़्यादा टैक्स देता है, फिर आप रिश्वत दें तो आपका इस तरह की जब एक बॉटम लाइन है कि आपके लोग को रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ नहीं, तरक्की हो ही नहीं सकती। सिर्फ एक चीज़ लोगों के लिए रूल ऑफ लॉ के 140 मुल्क उनमें से डेनमार्क नंबर 1 है रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान 129। तो जब आप 129 पे हैं मुल्क की कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ खुशहाली आ ही नहीं सकती। पुलिस को लाहौर को पेरिस नहीं बना सकता या एशियन टाइगर नहीं बना सकता जब तक आप अपना निज़ाम ठीक नहीं करते इंसाफ का। ऊपर से लेके तोड़ के बताता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपने वो पूरा मैंने सुना है जो आप मारिया प्लान उसमें आखिर में आपने ईद का बंद बोला, बाजवा ने भी कहा मेरा ख्याल है आपकी मुलाकात सितंबर में देखिए जी मेरी जब हमारी कबल की 2 मुलाकातें हुई दोनों मुलाकातों का मकसद इलेक्शन से हम कह रहे थे इलेक्शन से बाजवा ने हमें एज यूजुअल लाल बत्ती के पीछे लगा दिया कि हाँ इलेक्शन मैं करवाता हूँ। पहले हमने कहा दिया वो 25 में आपने ऐसी वो कर दिया नहीं तो मैंने तब इलेक्शन करवाने के लिए सब झूठ, कोई इनकी इंटेंशन नहीं। तब से इन्होंने फैसला कर लिया। मुलाकात आपकी एक प्रेजेंट हो दोनों में हुई प्रेसिडेंट में एक सितंबर से पहले होगी थी जब बाद में अगस्त सितंबर बस इन दो में मुलाकात। मैं उससे सिर्फ एक चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान का मसला है, हम नीचे जा रहे हैं, इकॉनमी डूब रही है, किसी को कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसका तरीका अलग चल रहा है। मैं मुल्क का सोच के इसको कह रहा हूँ। तो अब इसने 2 दफ़ा कहा कि जनाब आप अपनी जमीयत हो इलेक्शन हो जाए। इनके सारे लीडर्स ने कहा कि आप एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये फाइनली तो ये इन्होंने भी कहा हुआ था, जो कानून में वही कहता था, तो हमें तो उसके मुताबिक तो नहीं। अब सभी भाग गए इलेक्शन। सिंपल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ बेशक लोग जो मर्जी करें, लेकिन असेंबली छोड़ने में आपको जो पोलिटिकल गेन दिया है शायद जिस असेंबली में और जिस हुकूमत में आप एक FIR दर्ज न करवा उसके लिए वो असेंबली आपसे अच्छी बात है। उसके बावजूद भी आप ये बताइए कि असेंबली छोड़ने के बाद क्या आप समझते हैं कि आप किस जगह मेरी तो है कि आप किस जगह 10 लाख लोग जो पेट्रोल वाले मुझे खिलाफ कर सकते हैं कि उसने उस पार्टी को जो एक बड़ी नरम फूक पार्टी थी उसको मुख्य पार्टी बना 25 मई ऑनवर्ड तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है अपने उस कैडर के साथ। लेकिन क्या आप समझते हैं कि कहीं रिग्रेट कि आपको कहीं मैंने समझने इसको बिल्कुल देखिए मैंने इसको जल्दी में भी नहीं छोड़ा। मैंने अपने सारे MPs को उनको ग्रुप्स में बुलाया, उनको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा ऐसे जो आप जब जो गवर्नमेंट चला रहे हैं हम अपना वोट बैंक ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि जनाब आप डिलीवर करें। मैंने डोर टू डोर कैंपेन लोगों की जब करवाई पता चला और लोगों को, तो सारे लोग हमें ब्लेम करेंगे महंगाई के लिए, देखिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब हमारा क्या लेना तेरा महंगाई से, क्योंकि वो तो सारे जो इनकी पॉलिसीज थी। अब रुपया 110 रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरा है 11 महीने में 100, और कोई वजह नहीं थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमत नीचे आ गई थी। लेकिन हमें प्रेशर क्यों पड़ा हुआ था, क्योंकि वो तेल की कीमत 110 से 115 डॉलर पर चली गई थी बैरल। ये $165 से
$80 के अंदर इनके दौर में आ गई, थोड़ी देर के ऊपर नीचे आ गई, तो इनका रुपया कैसे गिर गया इतना? ना हमारा मसला कुछ और थे, इनको ना बैंक का तो इनसे इनको चाहे लोग, मैंने कभी इस तरह के लोग देखेंगे, हम तो पहली दफ़ा मिली थी ना गवर्नमेंट, 6% ग्रोथ रेट पे हम चले गए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पे रिकॉर्ड, हमारा सारे जो टारगेट्स थे रेवेन्यू के, एक्सपोर्ट्स के, रेमिटेंसेस के, एग्रीकल्चर आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट, सब हमने क्रॉस कर दिए, यानी अपने टारगेट से आगे निकल गए। जब ये भाजपा ने जो हमारे से साजिश करके गिराया है तो हम तो आगे चले गए। एक इल्ज़ाम जो कि दिया जाता है कहते कि मैं खुद फाइनेंस में रहा, IMF कभी भी आपको डिक्टेट नहीं करता कि आप ये कीमतें उठाएं या कम करें, कहते हैं आपका रेवेन्यू जैसे मसीह ना बढ़ाने का वैसे हमारा पूरा करता है। वो बेसिकली वी आर द सेफ गार्ड ऑफ इन्वेस्टर्स जो कि बैंक से लोन उसी वैसा आप पर ये एक इल्ज़ाम लगता है नॉर्मली आपने कुछ ऐसे मुआहदात किए जिनको ऑनर नहीं किया और जिसको फिर से बात के साथ ये झूठ बोल। देखिए हम अगर जब हम सारे टारगेट से ऊपर चले गए तो आप इसी तरह इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में इनके ज़माने में आया गवर्नमेंट पब्लिश हुआ है, आप सिर्फ उसके फिगर्स देखें जो 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 गवर्नमेंट अपने सारे अपने सेट की वो टारगेट से आगे निकल गई है तो वो अच्छा ही कर रही होगी ना। हमने एक चीज़ के ऊपर इतराज़ किया जी, हमने तेल पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कैप कर दी। हमने क्यों किया? क्योंकि मुझे सदर पुतिन से जब मैं मिला उसने मुझे कहा, उसे मैंने ये कहा कि देखिए जंग की वजह से मैंने कहा हमारे जैसे मुल्कों पर बड़ा प्रेशर पड़ गया, तेल ऊपर चला गया इस जंग की वजह से। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर को उसने भेजा है शाम को, उसके बाद जब मैं मीटिंग के बाद क्या सीधा उसने भेजा हमारे से उसकी मीटिंग हुई, हमने उनसे बात कर ली। जिस तरह हिंदुस्तान 40% डिस्काउंट पर तेल ले रहा है रूस, हम उनसे बात करके आ गए। यहाँ आए तो आते साथ ही नो कॉन्फ्रेंस हो, सारी चीज़ें फ्रीज हो गई। उसके बाद जनाब भाजपा साहब ने जाके वहाँ रूस को कंडेम कर दिया। रशियन एम्बेसडर का इंटरव्यू दिया है आपने, मिर्जा जहांगीर को इंटरव्यू देकर बताया कि आपका वो एक्शन जो था वो बेसिकली आपके कुछ रीज़न था कि आप वहाँ चले गए थे वॉर के दौरान। ये रशियन एम्बेसडर ने ये तो माइंड किया अमेरिका ने सारी चीज़ें। अब मुझे क्या पता था कि मैंने वहाँ पहुँच गया सुबह लड़ाई। मैंने सुबह जाने से पहले बाजवा को कॉल, ये बाजवा ने अमेरिकनों को कुछ और पढ़ाया क्योंकि वो जो साइफर था तो बाजवा ने उनको मेरे अगेंस्ट किया था, तो हुसैन हक्कानी को हायर करके मेरे अगेंस्ट लॉबी कर रहा था वहाँ और अपनी एक्सटेंशन के लिए अमेरिकनों को लॉबी कर रहा था। अब तो ये बात है वो वकास लड़के ने पूरा इंटरव्यू वो उसमें कहता कि नहीं इमरान खान ने अकेले ने फैसला किया रूस जाने, एम्बेसडर कह रहे कि नहीं स्टेक होल्डर। मैंने बाजवा को जाने से पहले सुबह कॉल किया, मैंने कहा वहाँ मुझे पतला लग रहा है कि जो साइंस नज़र आ रहे हैं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं आपको जाना चाहिए क्योंकि इनको फौज को भी हार्डवेयर चाहिए था। सारा मेरे पास फॉरेन ऑफिस बड़ी देर का मुझे लगा हुआ था कि आप से एक अच्छी मीटिंग हुई थी और एक कॉन्फ्रेंस में, तो आपको दूर जाना चाहिए। तो इन्हें मैं पीछे पड़े हुए थे तो मैं तो बोल के लिए गया था, इसने उनको और पढ़ाया इमरान खान तेरा चला। और फिर हम रूस से सस्ता तेल ले लेते तो हमें फ़र्क हमें महंगाई करने की जरूरत। जी इंडिया जो है तो हालांकि अमेरिकन एलाई है तो उसके अंदर क्वैड में शामिल है, हम 4 वर्ष के बावजूद भी रख जाते हैं तो बिल्कुल सारे अपने इंटरेस्ट के लिए फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं या उनके सामने जाके दूसरों पे लेट जाते। एक लीक आया है अभी शहबाज शरीफ और हिना रबानी का आज इम्पोर्ट की बड़ी हिना रबानी साहब ने कहा है कि हमें अमेरिका का साथ छोड़ देना चाहिए और ये चीज़ उन्होंने की है अमेरिका और हमें चाइना का आप क्या समझते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारे शहबाज शरीफ जिनका सारा घर नवाज शरीफ सेवन है सब कुछ है जिसको एकदम अगर वो कह दें कि आप ट्रेन निकाल लो, क्या ये फैसला ले सकते हैं अमेरिका को छोड़ने का और चाइना को दोस्त मुझे और जब से रूस के ताल्लुकात खराब हुए मगरब से अमेरिका से इंग्लैंड से, जितने रूसियों के जो ओलिगार्क कहते उनके पैसे पड़े हुए थे उनकी सारों को जब्त कर सारे अकाउंट उन्होंने
तो क्या उनको इनके नहीं अकाउंट्स पता? इनको नहीं पता कि ये जो पैसे, ये जो इतने बड़े बड़े महलात में रहते हैं, हमारे लंदन और रियाशियाँ और बड़ी बड़ी बेंटली और रोल्स रॉयसेस चलाते हैं, इसाक कार सारा टब्बर इनका, क्या उनको नहीं पता कि ये इनके पास कोई मनी ट्रेल, कोई पता ही नहीं है पैसा किधर गया? तो वो तो उनका लॉ है। तो वो तो जब चाहे, इसका मतलब ये कि हिम्मत, ये स्टेप चाइना की दोस्ती पर शायद ना उठा सके ये गवर्नमेंट, चाइना और अमेरिका को नाराज करने के लिए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं सकती। मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी की कितनी प्रॉपर्टी का हुआ है? नेहरू से लेके अब तक मुझे कोई बताएं कि वो क्यों की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, क्यों वो खुदा इंडिया की रिस्पेक्ट उनकी फॉरेन पॉलिसी से अब से नहीं है, देर से, क्योंकि वो नॉन अलाइंड रहे हैं। वो पॉलिसी बनाते हैं, रूस से भी बनाती हैं, अमेरिका से भी उन्होंने अपना कानून, आज चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, आज रूस से चीज़ें खरीद रहे हैं, रूस से, यानी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया जब फॉरेन पॉलिसी बनाता है कहता है मेरे हम मुझ में गुर्बत है, मैंने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। क्या हमें नहीं पता कि 10 करोड़ लोग हमारे एक कब मुतासर होते हैं जब कीमतें ऊपर जाती हैं? तो मैंने तो ये देख के जब बात की से, मैंने कहा हमारे 5 करोड़ लोग गुर्बत की लिखी से निकले, ऊपर से अगर आप लड़ाई आती है तो अगले 5 करोड़ लोग वो भी नीचे आ जाते हैं। इसलिए हमें सस्ता तेल चाहिए। हमारी 3 घंटे की मीटिंग हुई उसके ऊपर, यानी और भी चीज़ें। तो आते साथ जनाब बाजवा साहब ने जाके कह दीजिए कि हम रूस को कंडेम कर रहे हैं। भैया हिंदुस्तान नहीं कंडेम कर रहा, जो अमेरिका का एलाई है, आप कौन होते जाके? और मैं गिली फॉरन, हमने सारे फॉरेन सेक्रेटरीज को बुलाया था जो रिटायर्ड थे, हमने पूरा डिस्कस करके प्लान करके अपनी फॉरेन पॉलिसी कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। एक और जिसे कहते हैं मलाइन करना, जब तक 4 साल कम से कम ये चला है, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये इस तरह की मलाइन करने का इजाज़त है। और ये मेरे बात लोगों को तकलीफ कि उस वक़्त के जाग उलमाए कराम कहा देखो बेटी ने 5 से शादी कर ली, खुद एक दोस्त की बेटी से शादी करनी चाहिए। आपकी जो दर्जा है वो एक बज़ाहिर एक ऐसी खासियत है जो शरीयत की पाबंद नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से एक कंपेन के लिए सारा कुछ है, मैं काफ़ी तौर पर तकलीफ में था। और कुछ नहीं तो वो लोग जो कि इस्लाम के हिजाब के पर्सन बनाते हैं, उनसे बनते ये पाते। आज भी एक मोहतरमा ने हमारे पास आपका आजकल ख़ास तौर पर मकबूल हो चुका है, आपने उनको मुर्शिद कहा, हालांकि कुरान कहता है तुमने लिबास, तो तुम्हारा लिबास महसूस है एक लिबास के फिर तक होती है। ये मुर्शिद आपके मुँह से कैसे निकले? असल में वो मुझे मुर्शिद कहते हैं लोग, मैं उसको कहने कुछ और मकसद, क्योंकि मुर्शिद का मतलब होता है रुश्द हासिल करने वाला। असल में मुर्शिद आपके या बल्कि मुझे भी जहाँ तक मुझे समझ आ कि खातून मुर्शिद ही मुझे नहीं, सैयदा आयशा जो हैं ये पाक तमाम बड़े बड़े फकीह जो हैं उनके सामने ज़रूरत सलमत तय करते थे, और हमारी फिका की एक पूरी ब्रांच सैयदा आयशा को करते थे। लेकिन वो कहने का मतलब है कि आप बैठ नहीं कर सकते। हाँ जी ठीक, तो वो मेरा मकसद कुछ और था। तो मैं ये नहीं कि इस तरह नहीं कि मुर्शिद है, मैं ये असल में कह रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला दिखा जिसकी सारी ज़िंदगी सिर्फ कुरान और सुन्नत, यानी वो जो भी चीज़ करती है ना, वो जिस तरह कि अल्लाह ऊपर से देख रहा है और कुरान में मुझे कहा इसका हुक्म क्या है और नबी की सुन्नत है, यानी वो उनकी सारी ज़िंदगी वो। मैंने कोई ऐसी खातून नहीं देखी कि 6 महीने हो गए मुझे, वो एक कमरे में उन्होंने 6 महीने, एक कमरे में मैं 2 कमरों में 6 महीने गुजारे। मैं समझता हूँ मैं किस वाला कहता हूँ मैं बड़ी कुर्बानी अपने खुद के लिए दे रहा हूँ। वो एक कमरे में, और एक कमरे में ना कभी रात खाना खाया, ना कोई शॉपिंग है, ना आज तक उन्होंने कोई बाहर में ट्रिप जाता था वो मेरे साथ, सिवाय मक्का मदीना जाने के वो मेरे साथ किसी ना बाहर ट्रिप में इंटरेस्टेड है। तो वो एक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जो लोग बोलते हैं
جو खातून बात करती हैं इनको इनके ज़हन ही नहीं वहाँ समझ सकते हैं कि जो इंसान का बिल्कुल अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारे इनके वो ज़हन नहीं आती कि मटीरियल किस्म के लोग हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जितनी ये 5 साल में जितना मुश्किल मैंने वक्त गुजारा 3.5 साल मेरे ख्याल में कमर में इतना मेरा मुश्किल टाइम था, कोई छुट्टी नहीं कोई कुछ नहीं, यानी प्रेशर ही प्रेशर, कभी एक क्राइसिस है कभी दूसरा है कभी तीसरा है, यानी मुश्किल बैकड्राफ्ट मोड, फिर कोविड आ गया, फिर अंदर से सारे से गवर्नमेंट कमज़ोर, कभी कोई टांग खींच रहा है, कभी आपके MNS तंग कर रहे हैं, यानी बड़ा मुश्किल टाइम। मेरी बीवी ना होती मैं ना वो टाइम गुजार सकता, और ख़ास तौर पे जब शुरू में मेरी जब गोलियाँ लगी तो बड़ा मुश्किल टाइम था, यानी वो मेरी जो नर्व इफेक्ट होगी मेरे पाँव के अंदर वो अजीब किस्म की तकलीफ थी, ये गोलियों की तकलीफ नहीं थी जो नर्व की थी, लेकिन जो उन्होंने मेरी इस तरह हेल्प किया है मैं तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि ऐसी बीवी तो एक अल्लाह के खास बीवी है। साले बीवी तो अल्लाह के शुक्र है। एक और इल्ज़ाम जो कि अमूमन किया जाता है आपने कहा कि अगर कि मैं समझता हूँ कि बड़ा राइट है, मैं अपना ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अगर मुझे 2/3 मेजॉरिटी ना मिली तो मैं दोबारा इलेक्शन करवाऊँ। ये बिगौर ने लिख दिया था, उसने कहा था मुझे मेजॉरिटी नहीं मिली दोगे तो तब मैं काम करूँगा। आपने पहली गवर्नमेंट कबूल की, अगरचे कि हम समझते थे कि आपका गलत है, इस तरह की कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट एक आइडियलिस्ट को नहीं देनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती थी। आप इसको माने या ना माने, आइडियलिस्ट जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आगे नहीं बढ़ता, इस तरह की आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपको मेजॉरिटी ना मिली तो यकीनन या कंफर्टेबल मेजॉरिटी ना मिली? देखिए इंसान अपनी गलती से वो ये तो मैं बड़ी जल्दी सीख गया था जब मुझे नज़र आया कि बाजवा था इलेक्शन से पहले, अपनी एक्सटेंशन से पहले एक बाजवा था एक्सटेंशन के बाद ये बिल्कुल ही बदल गया, इसके एकदम इसको नून लीग से इश्क हो गया, तभी मेरे ख्याल में बातचीत लगी आपकी आगे सारी वोट करवा ली नून लीग ने, जिसको बुरा भला कहते थे इसके लिए वोट, आपको वोट 172 थे, इसको 400 वोट, तो वो सारे वहाँ से डीलिंग शुरू हो गई और सारा इसका साथ डीलिंग शुरू, और तब जो सबसे बड़ा मुझे मसला है वो इसने एकदम एहतसाब होगा, देखिए एहतसाब अगर आप नहीं करेंगे जो बड़े जो पुराने केसेस ये हमने केसेस नहीं किए थे, ये जो मरियम और ये नवाज शरीफ जो चू करते हैं सिर्फ शहबाज शरीफ के जो 16 अरब FIA और 8 अरब वो ओपन एंड शट केस, डॉक्टर रिजवान की मेहनत ओपन एंड शट केसेस, उसके अलावा इनके सारे पुराने केसेस ये इससे केसेस रोकती क्योंकि केस ही हम पूछे तो सारा नैब तो कंट्रोल करा था बाद में, तो उधर से जो मैंने तब रियलाइज किया कि अगर आप रूल ऑफ लॉ चाहते हैं तो रूल ऑफ लॉ उसके बगैर मेरा ये मान है कि पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा। अगर अब आप रूल ऑफ लॉ ना लेके आए ये इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक करोड़ पाकिस्तानी सोचे तो सही वो पाकिस्तान में क्यों पैसा इन्वेस्ट करता, क्यों नहीं इन्वेस्ट आता। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर जब इन्वेस्टमेंट शुरू में आई थी, जब खोला था और चाइना ने उनके अपने लोगों ने चाइनीज़ और इंडियन ने इन्वेस्ट किया था, फिर दुनिया आई, हमारा एक करोड़ पाकिस्तानी क्यों इन्वेस्ट करता है। आप एक से मुझे नॉट नहीं खरीदते कुछ कब हो जाए, एक की खौफनाक दास्तान है, क्योंकि यहाँ ताकतवर बैठा हुआ है, वो कानून के ऊपर है, आपकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेगा, आपकी फैक्ट्री आपको नुकसान होगा, कोई पैसे नहीं देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट नहीं मानती, मुझे बताइए किसने यहाँ इन्वेस्ट करना, तो इसलिए रूल ऑफ लॉ तो है सबसे पहले, लेकिन रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते जब तक आप बस क्लियर 2/3 मेजॉरिटी नहीं, क्योंकि आपको वो जो माफियाज बैठे हैं वो आपको क्यों करने देंगे जो अरबों रुपया इस करप्ट सिस्टम से बना रहे हैं। सो बेसिकली ये पाकिस्तान की अब मजबूरी है। मैंने तब ये समझा कि बाजवा मेरे साथ था शुरू में कि हम पूरी मदद कर रहे हैं। नहीं ये जो बाकी 4-5 आपने साथ मिलाए थे किसी में से MPM है, उसके बाद बाकी पार्टी इसी में से आपको वो तो ये हमें पता चला ना कि देखिए जी मैंने तो अब ये नहीं पता कि हमारी सीटें कम करवाई गई। अब तो मैं जब लोगों के इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैंने जब सारी चीज़ें डिटेल स्टडी की हैं, तो इन्होंने इंजीनियरिंग की कई सीटें इन्होंने हमारी करवाई हैं,
کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ رہے جی گورنمنٹ ہماری مدد کر رہی ہے. 50 ووٹ سے کیسے آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہاری جاتی ہے؟ ایک ہی یا کسی کی 1,10,000 مل رہی ہے اور دوسرے کو 1,10,200 سے آپ ہار جاتے ہیں, یعنی دوسرے کو 200 زیادہ مل جاتے ہیں. ڈبل اسٹیپس کر کر وہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چاہتے ہی یہ تھے کہ ایسے انجینئرنگ کر کے لے کے آئے کہ عمران خان کے ہاتھ بند. وہی ہمیشہ رہی ہے کیونکہ 2/3 میجورٹی نواز شریف طور پہ کہتے ہیں وہ آ گئے. اچھا دو چیزیں ایسی بیٹر ایکسپیرینس تو نواز شریف کو لا کے ہی ہو گیا نا, اسے تو آتے ساتھ ہی پیسہ بنانے. مجھے بتائیں میں جتنی دیر میں پاور میں تھا نواز شریف نے اتنی دیر آ کے 17 فیکٹریاں بنائی تھیں اور ساری گورنمنٹ کے بینکوں سے پیسے لے کے اور وہ بعد میں معاف کروائے. دو چیزیں آپ اس کو ظاہر بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا ایک کام ہے. میں ابھی بلوچستان سے آ گیا, میں 24 سال بلوچستان میں گزارا ہوں. میں نے کبھی کسی نیشنل لیڈر کی انٹیریئر نہیں دیکھی, آپ کی دیکھی یا کشمیر میں دیکھی یا سیتامڑھی میں دیکھی کشمیر میں دیکھی باتیں کرتا ہمیشہ ان کی لوکل لیڈرشپ دیکھی. محمود خان کے مطالعہ منڈی مری کے پتھر کے لیکن سندھ میں 2 دفعہ گیا ہوں. سندھ میں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہم سے توجہ نہیں دیتا, بہت بڑا رول ہے سندھ میں. عمران خان صاحب انڈیا خان سے نہیں چلتے. یہ آپ سے میں ایک شرمندانہ طور پہ ایک آبجیکٹو طور پہ میں کبھی انٹرویو نہیں دیا, کبھی آپ کو پتہ ہے میں سوال کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ان دونوں کے ساتھ آپ کے لیے سوچے لانا کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جی میرا جو اسٹرگل ہے نا وہ اتنی مشکل ہے. یہ بات ہے. اور اصل میں یہ جو مافیا شریف کا 60% پاکستان پنجاب میں بیٹھے ہوئے, ہمیں جب گورنمنٹ ملی جس طرح کی ہمیں چیلنجز یہاں ملے, میں ایک سینٹر میں اکنامک کرائسس آئے اور پنجاب کا دوسرا کرائسس آئے, کیونکہ پنجاب کے اندر گھسے ہوئے. یہ تو پہلے سال یہاں بیٹھ رہے ہیں, ان کی بیوروکریسی کے اندر لوگ, پولیس کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے. وہ تو اب نمایاں ہو گئے نا. اب جب گورنمنٹ آئی تو ان کو لے کے آئے, اب تو ہمیں ان کی شکلیں پتہ چل گئی ہے. تب ہمیں آئیڈیا نہیں تھا, وہ بڑے اچھے ہو جاتے تھے, لوگ کہتے کوئی کہتا تھے اچھا, تو ہم نے تو پڑھا ہی نہیں. ادھر ہمیں اتنا مشکل کام کرنا ہوا. میں لوگوں کو میں پنجاب میں کہوں گا ہم ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں, ہم نے نہیں پولیس پہ انٹرفیئر کرنا بیوروکریسی. وہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سارے ایم پیز آئے, انہوں نے کہا جی سارے نون کے کام ہو رہے ہیں, ہمارا کام ہی کچھ. تو وہ ان کے کنیکشن زیادہ تھے, تو ہمیں بڑی مشکل پڑی. جو میں اب دیکھا نا جی, دیکھیے پاکستان بدل گیا. جو اس پر سیاسی شعور آ گیا, جو نوجوان اس پر تیار ہو گئے, جو میں نے اب نوجوانوں کو دیکھا سوشل میڈیا سے جو کوئی انفارمیشن اب ان کے پاس آ گئی. اب اس کو یہ چینج اب آ رہا ہے نا, یہ جو مرضی کر لیں گے, اس کو بڑی غلط فہمی ہے. یہ جو ہمارے تو میرا سوال وہی ہے کہ بلوچستان اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو سوشل میڈیا سے ابھی آواز ہر جگہ چلی جاتی. اور بات کر میں نے جو کراچی میں جو جلسے کیے, میں نے جو انٹیریئر سندھ میں 2018 میں بھی دیکھیے چینج کی سب سے زیادہ سندھ کے اندر لوگ چینج آ رہے ہیں, سب سے زیادہ. وہ اتنا تنگ ہے ان کے ساتھ, یہ جو زرداری سسٹم ہے وہ, اور ظلم کرتے ہیں. یہ جو پرانی ایم کیو ایم پہلے کراچی میں کرتی طرح یہ کرتے ہیں اب انٹیریئر سے, ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ, خوف ہے. لیکن میری جو کیا ہے کہ اگر ان کے پیچھے سے ہینڈلرز ہٹ جائیں, اس پر ہینڈلرز ان کو بیک کریں, بیسس ختم ہوتا ہے. جب دیکھیں آپ 2 الیکشن میں نے 5 دفعہ کرنے کا صرف مارجن اگر اتنا سا ہو نا, ہمارا اپنا ہے 35,000 کا وٹا یا 30,000 کا وٹا کرتے ہیں, 25-30,000 کا مارجن ہو تو مینیج کیا جائے. آپ نے 2 الیکشن کیے مارجن کی, اور آپ کا مارجن بہت زیادہ ہے. اس لیے مشکل ہو گیا ہوا, الیکشن کیوں نہیں ہو رہا, مشکل ہو گیا ہوا ہے کہ پولنگ ڈے کے اوپر کسی کو تقریب تحقیق کرنا 4 چیز امپاسبل ہو چکا ہوا ہے. اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے ایشو کے اندر وہ جو لوگ پولیس لگائے جاتے ہیں بلوچستان سے, میں نے 1980 میں گیا تھا, میں نے کسی بڑے لیڈر کی تصویر, صادق عمرانی وہ ایک چھوٹے سے پاکٹ میں بھٹو کی تصویر ہوتی تھی, ورنہ نہیں ہوتی تھی, بے نظیر کی نہیں ہوتی تھی, آپ کی نہیں ہوتی تھی. ایک تو یہ ہے کہ آپ اگلا ہفتہ بہت امپورٹنٹ,
اس لیے امپورٹنٹ ہے اگلے ہفتے میں شاید 14 مئی آ جائے اور 14 مئی میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کرائسس پیش ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا میں ہو رہا ہے. سپریم کورٹ آخری اپنی بچاؤ کے لیے اپنا ایک کام یہ کرے گی وہ فیصلہ کرتے ہیں. وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. فار ایگزامپل 5 بنیادی لوگ لکھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں, لیکن نہیں ہوتا. 5 بنیادی لوگ ہیں جن کو سزا سنائی جا سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ لیکن سپریم کورٹ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا. سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں. سپریم کورٹ کا کام ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کہتی ہے 90 دن میں الیکشنز ہونے ہیں جب آپ کی اسمبلی ڈسالو ہو. اب سپریم کورٹ کو اس کے تحت فیصلہ کرنا جو قائم کیا. اس کے بعد کیا گورنمنٹ مانتی ہے نہیں مانتی, کنٹینٹ کرتی ہے, اس کے بعد پاکستان کی قوم نے ان کی حفاظت کرنی ہے. پر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ قوم نے کھڑے ہو. اس کے بعد پھر ہم ساری قوم کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ کس بیسس کے اوپر. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ایوب یا مشرف یا اللہ ان کو کنڈیمنیٹ کی ایک جگہ مشرف بے شک جھنڈے میں دفن ہوا ہے لیکن ایک پھانسی ہے مجرم کے وہ تلوار سے دفن ہوئی. لیکن اس کو شاید اس کے بارے میں شاید لوگ سینسیٹیو ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو ایک بہت بڑی تحریک بن سکتی ہے پاکستان؟ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں, میں سچ قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں, اگر سپریم کورٹ جو آئین کو انٹرپریٹ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرتی میں نکلوں گا پاکستان کی سڑکوں میں, میں اپنی ساری قوم کو نکالوں گا. ہم تحریک چلائیں گے, اپنے آئین اور اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ہم نہیں ہوں گے تو اس کے بعد جو پاکستان ختم ہو گیا. کیونکہ جب آپ کا قانون اور آئین ختم ہو گیا تو ملک تو ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا چیز رہے گی؟ مجھے بتائیں اکتوبر میں کیوں الیکشن کیا ضرورت ہے اکتوبر میں کروانے کی؟ اچھا اکتوبر میں عمران خان اگر زندہ اور ابھی جیت سکتا تو ابھی آگے لے جاؤ. یعنی انہوں نے تو یہ کرنا نا. تو کون سی رہ گیا, ملک کدھر رہ گیا؟ 9 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے پروفیشنل. میرے شوکت خانم میں سے اتنا مشکل ہے کینسر اسپیشلسٹ کو روکا. 4 نکل گئے, 4 اور تیار ہو گئے جانے کے لیے. کیونکہ لوگوں کو امید ختم ہو گئی ہے. جب آپ ایک ملک کو قانونی ختم کر دیتے ہیں اور یہ چوروں کو اوپر پٹا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں الیکشن بھی نہیں ہوگا, تو اگر ہم بھیڑ بکریوں کی طرح قبول کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح رہنا چاہیے. میں تو نکلوں گا, میں نے اپنی قوم کو نکالنا ہے. جب تک میں زندہ ہوں میں تو یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں. آخری سوال ہے, آئین کے اندر 204 ہے, 4 بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کی پاور ہیں جو کسی کے پاس 190 all legislative and judicial authority can act in aid of the Supreme Court. Supreme Court should provide complete justice 187. یعنی اگر قانون موجود نہیں ہے تو بالا ہو گیا 204 کہ وہ کنٹیمپٹ ہے. اور آخری اس کی یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن نہ آپ کی مانی جائے گی نہ میری مانی جائے گی, سپریم کورٹ کی مانی جائے گی. اس کے باوجود سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے. یہ جو بھی آئیڈیل صورتحال ہے کہ فیصلہ کر دیتی ہے. اور اس فیصلے کے بعد آپ نے بتایا کہ یہ ایک تحریک کرتی ہے. اس وقت ایک ایشو ہے, میں نے پورا آئین پڑھا ہے, میں لا کا گریجویٹ ہوں, خود ہائی کورٹ کا لائر ہوں. کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ کا کوئی ایک لفظ موجود نہیں. جو خود ایک دوسرے کو پارلیمنٹ میں گالیاں نکالتے ہوں ان کی کنٹیمپٹ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دا لانگ رن کل اگر آپ آتے ہیں تو کون سپریم ہوگا, جوڈیشری سپریم ہوگی یا پارلیمنٹ؟ دیکھیے جی, سپریم تو کانسٹیٹیوشن ہے. ادھر آپ کی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہ سپریم. انگلینڈ میں کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم. ہماری جدھر ریٹن, جس طرح امریکہ ہے, ہماری ریٹن انڈیا ہے, بنگلہ سب جگہ ہے, ہماری کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. تو پارلیمنٹ بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف فیصلے نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ کانٹ گو اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے اگینسٹ 2/3 میجورٹی سے بھی نہیں جا سکتی. یہ اسٹرکچر جو فنڈامنٹل اسٹرکچر 2/3 میجورٹی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, آپ
किस किस्म की चेंजेस चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वेग है हमारा। देखिए, मैं सिर्फ ये चीज देखता, इस मुल्क के अंदर जब तक हम एक कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करेंगे कि यहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, यहाँ एक काली लीगो आके लोगों को नहीं उठा सकती और गायब नहीं कर सकती, यहाँ ताकतवर चोरी करके एनआरओ नहीं ले सकता, यहाँ आप ताकतवर एक कमज़ोर की ज़मीनों पे कब्जे नहीं कर सकता। जब आपका इंसाफ का निज़ाम आ गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, देखिए, और ये सब मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा जानता हूँ और वो सबसे ज़्यादा मुझे बैक करते हैं। मैं गारंटी करता हूँ कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ अरबों डॉलर लेके आऊँगा, जो आप IMF के ना उनका गुलाम बनना पड़ेगा, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को बनाएंगे। इतना आपको पता है, सिर्फ 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर जो अमेरिका में हैं, 200 अरब डॉलर उनकी वर्थ है। बिल्कुल ठीक। सिर्फ जो 10 टॉप पाकिस्तानी डॉक्टर जो बिजनेसमैन हैं, 25 अरब डॉलर उनकी वर्थ है। हम 6 अरब डॉलर के भी घुटनों पे पड़े हुए हैं। हमारे पास इतनी बड़ी रिसोर्स बार बैठी हुई है, वो उसको हम आने ही नहीं देते। सिर्फ ये गलत, इस निज़ाम ठीक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत। नाज़रीन, दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान में कम से कम एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जल्द करवा दे और इस पाकिस्तान की आवाम को ये मौका दे कि वो जिसे चाहते हैं उसको अपना हुक्मरान बनाएं। जब तक ये नहीं होगा, ना लोगों के दिलों में कोई राज कर सकेगा और ना लोगों के जिस्मों पर भी कोई राज कर सकेगा। एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान की फलाह का, पाकिस्तान की महबूद का, भले इमरान खान महज जीते, लेकिन इलेक्शन जो हैं वो फेयर होने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।